परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में किसान आंदोलन को लेकर सियासी राजनीति एवं मांग के आड़ में कुछ और मांगों नीति को लेकर जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार राज ने सियासी खेल एवं षड्यंत्र के बारे में विस्तार से बताया है। ललिता कुमारी गहनी मोटापा कम करने के बाद वसा के गायब को लेकर जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। किसान आंदोलन, क्या किसानों के मंच का दुरुपयोग हो रहा है? आखिर कौन सी ताकतें हैं आंदोलन के पीछे? किसान आंदोलन की शुरुआत में पंजाब के किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। धीरे धीरे यह विरोध प्रदर्शन राजनीतिक रंग लेने लगा। कांग्रेस और उसकी अलग अलग शाखाओं ने इसमें बहुत सक्रियता दिखाई, लेकिन बाद में अन्य ताकतें भी इसमें शामिल होती चली गई। किसानों ने इसे राजनीति से दूर रखने की भरसक कोशिश की, लेकिन कोई एक नेता या संगठन नहीं होने से यह संभव नहीं हो पाया। जिस तरह के मुद्दे अब किसान आंदोलन की आड़ में उछाले जा रहे हैं, वह पूरे आंदोलन पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। आंदोलन में दिल्ली दंगों के आरोपियों से सहानुभूति जताने वाले पोस्टर हों, या फिर बुद्धिजीवियों की रिहाई की मांग, या फिर बिना प्रमाण के कुछ कारपोरेट घरानों का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश, इन सब अप्रासंगिक मुद्दों के घुस आने से आंदोलन कमजोर हुआ है और इसमें शामिल कुछ लोगों की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। इस तरह के मुद्दे देश के कट्टर वामपंथ से जुड़े कुछ लोग उठाते रहे हैं, जो इस आंदोलन से उनके जुड़ाव को स्पष्ट करता है। इन मुद्दों का किसान आंदोलन में दिखाई देना खुद किसानों के लिए बहुत घातक है। इन मुद्दों के अलावा जिस तरीके से हाल ही में किसान आंदोलन की आड़ में देश की मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को आपस में लड़वाने की कोशिश की गई है, उससे भी किसी गहरी साजिश की बू आती है। आखिर मोबाइल कंपनियों की लड़ाई का किसान आंदोलन से क्या लेना देना? मोबाइल कंपनियों की इस लड़ाई से तो अगर किसी को फायदा हो सकता है तो वो है चीन। तो क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश काम कर रही है, जो इस आंदोलन का दुरुपयोग करना चाहती है? दरअसल हाल ही में नेपाल के साथ भारत के कड़वे संबंधों में चीन की भूमिका पूरी दुनिया को मालूम है। नेपाल जल्दी सतर्क हो गया, क्योंकि उनके सामने पाकिस्तान और श्रीलंका के उदाहरण थे। केपी शर्मा ओली लगातार चीन के फंडिंग पर अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन और आंदोलनों को बढ़ावा देते रहे, लेकिन जैसे जैसे उन पर आंतरिक दबाव आया, उन्हें चीन की गोद से उतरकर दोबारा भारत के करीब आना पड़ा। अब दुनिया में अलग थलग पड़ चुके चीन ने भारत के किसान आंदोलन का रुख किया है। किसानों का आखिर मोबाइल कंपनियों से क्या लेना देना हो सकता है? इन बात का कोई तुक समझ नहीं आता, लेकिन चीन का भारतीय मोबाइल कंपनियों पर हमला समझ आता है। जिन कारपोरेट घरानों का किसान आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं, उनके खिलाफ किसान आंदोलन में नारेबाजी और उनको टारगेट किया जाना चीन की गहरी साजिश है। दरअसल भारत सरकार ने चीन के फैलाए वायरस और पूरे दुनिया में हुई चीन की निंदा के बाद चीनी ऐप्स को बंद कर दिया। साथ ही चीनी कंपनी हुआवे को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसी से चिढ़े बैठे चीन ने भारतीय मोबाइल कंपनियों पर हमला करना शुरू किया है। यह मामला सिर्फ सरकार के खिलाफ आंदोलन का नहीं है, बल्कि व्यावसायिक लड़ाई भी बन गया है। डिजिटल वर्ल्ड की ताकत को कौन नहीं जानता है? हम सभी जानते हैं कि वर्तमान दौर का असली व्यवसाय इस डिजिटल दुनिया से ही हो रहा है। इसलिए यह सवाल उठाना लाजमी है कि किसान आंदोलन के मंच पर इस डिजिटल वर्ल्ड की लड़ाई को क्यों लड़ा जा रहा है? इसके पीछे कौन है? इसके किस किस का हित सधता है? किसानों के इस जमावड़े का दुरुपयोग आखिर कौन कर रहा है? हम चीन पर शक क्यों नहीं करें, वो भी तब जब देश की राजधानी दिल्ली में चीनी जासूसों का नेटवर्क पकड़ा जा चुका है। अगर चीन पैसे देकर कुछ लामाओं को अपने पक्ष में कर सकता है, तो वो किसान आंदोलन के जरिए अपने हित साधने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता? केंद्रीय जांच एजेंसियों को इसकी गंभीरता से पड़ताल करनी चाहिए। उद्योगपतियों पर निशाना साधना कम्युनिस्ट पार्टियों की मूल सोच रही है, जबकि हम सभी जानते हैं कि वक्त बदल चुका है। खास तौर पर विकासशील देशों के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के स्टार्टअप इंडिया मिशन के जरिए एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में एक बड़ा हिस्सा
डेयरी और एग्री स्टार्टअप्स के लिए रखा गया है। भारत में युवाओं को कृषि क्षेत्र की तरफ आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कृषि ही है। हम दुनिया में कृषि और डेयरी प्रोडक्ट के मामले में लीड करते हैं। यदि हमारे किसान और उनकी आने वाली पीढ़ियां कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की इस विजन के साथ चलती है तो हमें कोई भी विश्व शक्ति बनने से नहीं रोक सकता। यही वजह है कि चीन ने सीधा निशाना किसानों पर साधा है। किसानों के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की एंटी विंग को एक ताकत मिली है। यदि इसके लिए जबरदस्त फंडिंग भी मिल रही हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मोबाइल कंपनियों पर किसानों के बहाने हमला एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मैं इनोवेट इंडिया के जरिए लगातार देश के युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ। उन्हें गहरी दिलचस्पी स्टार्टअप इंडिया और कृषि के डेयरी उद्योग को नए आयाम देने पर है। किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि आंदोलन को किसान आंदोलन समझकर कम्युनिस्ट विंग के हाथों में आ गए। आंदोलन के बहाने जो राजनीतिक नारेबाजी हुई है वो इस देश की गिरती राजनीति के स्तर को भी बताता है। निश्चित तौर पर कोई भी स्वदेशी पार्टी अपनी विपरीत विचारधाराओं के नेता के बारे में भी इस तरह की बात नहीं कहेगी। इस तरह के नारे और किसानों का चोला ओढ़े मुखर प्रवक्ताओं के सामने आना एक सोची समझी रणनीति है। कोरोना काल के दौरान उन्हें मिली राहत से किसान खुश थे। इस बात को मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह सकता हूं क्योंकि मैंने बुंदेलखंड के सागर और आसपास के इलाकों में कई किसानों के इस मुद्दे पर संक्रमण काल के दौरान बातें सुनी और कही है। उत्तराखंड के कई युवा डेयरी और कृषि स्टार्टअप पे लगातार काम कर रहे हैं। उनके उत्साह को भी मैं जानता हूं। निश्चित तौर पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को और ज्यादा सरल बनाने की जरूरत है। भारत सरकार को फंडिंग और उसके लिए सही वितरण पर भी ज्यादा बेहतर काम करने की जरूरत है। हाल ही में दिल्ली से उत्तराखंड आते हुए मैंने पूरे यूपी बेल्ट के किसानों को गन्ने से भरी ट्रॉलियां ले जाते और मंडियों के इस गन्ने को जमा करवाते देखा है। यह देश का वह असली किसान है जो आंदोलन के नाम पर की जा रही अराजकता के बीच अपने काम करने में व्यस्त है। यह है देश का असली किसान जो जमीन पर अपना पसीना गिराकर हमारी भूख को मिटाता है। यह है वह असली किसान जो भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करता है। यह है वह असली किसान जो नारेबाजी या राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य और अपने धर्म का पालन करता है। किसान आंदोलन में शामिल किसान भी मूल रूप से इसी प्रवृत्ति के हैं, पर उनकी लड़ाई का दुरुपयोग किया जा रहा है कि किसने इनके 6 महीने की लड़ाई की तैयारी करवाई। अगर मांगों के अनुरूप सारे संशोधनों करने के लिए सरकार तैयार है तो फिर भी आंदोलन समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर इस सब के पीछे कौन है जो तर्कों को नहीं केवल जिद को मनवाना चाहता है? यह सोचा जाना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर अरुण कुमार राज। नमस्कार। मोटापा कम होने के बाद शरीर का फैट आखिर कहाँ चला जाता है? मोटापा आजकल के समय में बहुत बड़ी समस्या है। हर 10 में से 4 व्यक्ति अपने बढ़ते वजन को लेकर परेशान है। पेट, कमर, जांग, हाथ, पैर समेत शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैट जमा हो जाते हैं, जिसे कम करने के लिए हम टहलने, दौड़ने से लेकर तरह तरह के योग, व्यायाम, डाइटिंग, खान पान में बदलाव जैसे उपाय करते हैं। नियमित उपाय करने से लोग फिट भी हो जाते हैं। हस्तियों की बात करें तो पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी बहुत बड़ा उदाहरण है। वहीं परिणीति चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर और सारा अली खान भी पहले बहुत मोटे थे लेकिन अब बिल्कुल फिट है। क्या आपने कभी सोचा है कि मोटापा या वजन कम होने के बाद हमारे शरीर का फैट आखिर कहाँ गायब हो जाता है? आइए जानते हैं कि मोटापा कम होने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। हमारे शरीर में जमा होने वाले फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे से प्राप्त कैलोरी वसा कोशिकाओं के अंदर के रूप में जमा हो जाती है और हमारा शरीर आगे के लिए ऊर्जा बचाकर रखता है। समय के साथ जब ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में फैट बनने लगता है। इसी फैट के कारण शरीर बेडोल होने लगता है और हमारी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचता है।
वजन कम करने के लिए आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं उससे कम मात्रा में कैलोरी का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर के अनुसार हर व्यक्ति में कैलोरी की जरूरत होती है। जब हम कैलोरी का सेवन करते हैं तो वसा कोशिकाओं में पहले से जमा फैट को रिलीज कर ऊर्जा बनाने वाली कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाती है। यहाँ पर ऊर्जा बनाने के लिए फैट टूट जाता है। यह प्रक्रिया चलते रहने से फैट एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होता रहता है और हमारा बॉडी फैट कम करने लगता है। फैट कम होने की प्रक्रिया में वसा कोशिकाएं आकार में सिकुड़ने लगती है और हमारी शारीरिक संरचना में सकारात्मक बदलाव दिखता है। ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में कोशिकाएं के अंदर फैट टूटता रहता है, जिससे 2 बाई प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद उत्सर्जित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है और पसीने और यूरिन के जरिए पानी बाहर निकल जाता है। मोटापा के कारण शरीर की संरचना बदलती है तो सबसे ज्यादा फैट पेट, कुल्हों और जांघों पे बढ़ता है। लोग सबसे पहले इन्हीं हिस्सों का फैट कम करना चाहते हैं। हालांकि यह अनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है कि शरीर के किस हिस्से से कितना फैट कम होगा। जब कोई कैलोरी या फैट बर्न करने से ज्यादा वसा का सेवन करते हैं तो वसा कोशिकाओं की संख्या और आकार दोनों बढ़ने लगते हैं। फैट कम होने की स्थिति में यही कोशिकाएं आकार में तो सिकुड़ती है लेकिन संख्या वही रहती है। मोटापा कम होने पर शरीर के आकार में बदलाव आता है। वह कोशिकाओं के सिकुड़ने की वजह से आता है, न कि कोशिकाओं की संख्या में कमी होने से। वजन कम होने की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। कुल मिलाकर वजन कम करने या मोटापा घटाने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि कैलोरी और वसा कोशिकाओं का बर्न करना बहुत जरूरी होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।